अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के ऊपर। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में जिन 4 डिसऑर्डर्स पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे वो ये हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज डिसऑर्डर। सेकंड, स्पीच साउंड डिसऑर्डर। थर्ड, चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फोर्थ, social communication disorder या social pragmatic communication disorder. So we'll talk about these 4 disorders in today's video. आज के वीडियो में हम 4 डिसऑर्डर्स को क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये चारों डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में DSM-5 में नहीं है। इनके क्राइटेरियाज और कुछ सिम्टम्स को DSM-5 में डिस्क्राइब किया गया है, कुछ फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है। आज की हम वीडियो में इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। So stay tuned and watch till the end. लैंग्वेज डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज डिसऑर्डर में डिफिसिट होता है एक्विजिशन का किसी भी लैंग्वेज में, और यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर। चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटन हो, किसी भी किस्म की हो सकती है। अच्छा, अब इसमें डिफिसिट होता है कॉम्प्रिहेंशन में भी और प्रोडक्शन, दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिड्यूस्ड वोकैबुलरी, दैट इज़ वर्ड नॉलेज। अल्फाज का नॉलेज और उनको इस्तेमाल करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कम पाई जाती है। लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा वर्ड्स को पुट टुगेदर करना बहुत मुश्किल होता है। वर्ड्स एंडिंग टुगेदर फॉर्म सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ grammar and morphology, which is difficult for these people to follow. Third is impairment in disclosure. Blurry and connect sentences to explain and describe a topic or series of events or have a conversation is very low with people who have language disorders. Achha, this was criteria A for this. Next diagnostic criteria or criteria B for language disorder is language abilities are substantially and quantifiably below those expected for age, resulting in functional limitations in effective communication, social participation, academic achievement or occupational performance, individually or in any combination. बात करने का मतलब ये है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करना। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ जाती है इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में भी और इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स और कम्युनिकेशन में। थर्ड है इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। जैसे कि मैंने पहले कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि हम DSM-5 के उन डिसऑर्डर्स से स्टार्ट करेंगे जो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ऑनसेट होते हैं। उसमें हमने पिछली दफ़ा बात की थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ पे, और आज हम बात करें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे। द फोर्थ क्राइटेरिया फॉर लैंग्वेज डिसऑर्डर इज़ the difficulties are not attributable to hearing or other sensory impairment, motor dysfunctions or any other medical or neurological conditions and are not better explained in intellectual disability, intellectual development disorder or global developmental delay. जो सिम्टम्स हैं वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकेंगी। लैंग्वेज डिसऑर्डर की सिम्टम्स उससे रिलेटेबल नहीं होंगी, या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले जो है इससे भी रिलेटेबल नहीं होंगी। सो दीज वर द 4 क्राइटेरिया सेट फॉर लैंग्वेज डिसऑर्डर इन DSM-5। अगर हम एसोसिएटेड फीचर सपोर्टिंग डायग्नोसिस की बात करें तो एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इज ऑफन प्रेजेंट। माँ बाप में या अबाव अजदाद में किसी एक इंसान का इस तरह की डिसऑर्डर में से गुजरना इज़ वेरी कॉमन। Individuals, each children can adapt at accommodating to the limited language. They may appear to be shy, oriented, or reluctant to talk. Affected individuals may prefer to communicate only with family members or other familiar individuals. Although these social indicators are not diagnostic of a language disorder, if they are not notable and persistent, they warrant referrals for a फुल लैंग्वेज असेसमेंट। याद रखिए कि किसी एक सिम्टम की बेस पे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान को कोई डिसऑर्डर हो सकता है।
इसके लिए कंप्लीट असेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्लिनिकल असेसमेंट की, इंडिविजुअलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. आफ्टर टेकिंग ऑल दोज काइंड्स ऑफ असेसमेंट्स एंड कंसिडरिंग एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस, देन अ पर्सन कैन बी डायग्नोस्ड विद एनी डिसऑर्डर. रिस्क और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन विद रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स हैव अ प्रॉपर प्रोग्नोसिस देन दोज विद प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट्स. यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी लैंग्वेज को रिसीव करने में इम्पेयरमेंट हो, वो उनकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो पूरर होती है देन दोज जो प्रीडोमिनेटली एक्सप्रेसिव हों इम्पेयरमेंट्स में. दे आर मोर resistant to treatment and difficulties with reading comprehension are frequently seen. Genetic and physiology की बात हम करें तो language disorders are highly heritable and family members are more likely to have a history of language impairment. यानी कि जो मोरूसी हम कहते हैं मोरूसी प्रॉब्लम्स, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स, ये उनमें से होती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर कोई फैमिली मेम्बर लैंग्वेज डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो तभी बच्चे में भी वो पाए. नेक्स्ट इज स्पीच साउंड डिसऑर्डर. As the name implies, this relates to speech and sound. इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, द फर्स्ट वन इज persistent difficulty with speech sound production that interferes with speech intelligibility, prevents verbal communication of message. यानी कि साउंड को अंडरस्टैंड ना कर पाना जिसकी वजह से लैंग्वेज का अडॉप्ट ना कर पाना. सेकेंड क्राइटेरिया इज द डिस्टर्बेंस कॉजेज limitations in effective communication that interfere with social participation, academic achievement or occupational performance, individually or in any combination. Third is onset of symptoms is in the early developmental period. Fourth is the difficulties are not attributable to congenital or acquired conditions such as cerebral palsy, cleft palate, deafness or hearing loss, traumatic brain injury or any other medical or neurological condition. याद रहे सबसे लास्ट क्लॉज जो है, सबसे लास्ट क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डिसेबिलिटी का होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर पहले से मौजूद कोई और डिसेबिलिटी, कोई और रीज़न कॉज ना हो. फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी ना हुई हो, मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन ना हो, हियरिंग लॉस ना हो, कुछ बच्चे बाय बर्थ डेफ एंड डम्ब होते हैं वो ना हो, ये ग्रेजुअली प्रोड्यूस हो disorder. This we go on to third disorder, that is childhood fluency disorder. In this disorder सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो ये है कि नॉर्मल फ्लुएंसी और टाइम पैटर्निंग ऑफ स्पीच जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द इंडिविजुअल. लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो परसिस्टेंटली लेस होनी चाहिए विद द सेम एज पीयर्स. Sound and syllables की repetition, for example, this is also called stuttering in layman language. Stuttering भी इसको कहा जाता है. Sound prolongation of consonants as well as vowels, broken words, for example pauses within a word. Stuttering हकलाने को भी कहते हैं उर्दू में. तो ये जो लोग जिन लोगों ने लोगों को स्टटर करते हुए देखा है, they know these symptoms. Audible or silent blocking, filled or unfilled pauses in the speech, words produced with an excess of physical tension, monosyllabic whole word repetition, that is I seem. This is stuttering. This is how they would do it. Okay. Second criteria is the disturbance causes anxiety about speaking or limitations in effective communication. Obviously जब एक बच्चा स्टटर कर रहा होता है तो उसमें एंग्जाइटी आ जाती है. वो बोलने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस होना शुरू हो जाता है. सोशल पार्टिसिपेशन उसकी कम हो जाती है. एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस जो है वो भी लोअर हो जाती है. और दिस कैन हैपन इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन. The onset of symptoms in the early developmental period. Note, later onset cases are diagnosed as adult onset fluency disorder. अगर ये बचपन में स्टार्ट हुआ है तो दिस वुड कम इन दिस चाइल्डहुड, जबकि DSM में जो अडल्टहुड में स्टार्ट होता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, उसको एडल्ट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के अंडर सेपरेटली डिस्कस किया गया है.
Fourth criteria is the disturbance is not attributable to a speech, motor or sensory deficit. Disfluency as associated with neurological insult, for example stroke, tumor, trauma or any other medical condition and is not better explained by any other mental disorder. जैसे कि हमने पहले भी देखा कि फोर्थ क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम के राइज करने में किसी भी किस्म की और कंट्रीब्यूटर नहीं होने चाहिए. दिस नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ communication disorder, that is social pragmatic communication disorder. अगर हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो ये persistent difficulties in social use of verbal and non-verbal communication as manifested. पहला, deficit in using communication for social purposes such as greetings and sharing information in a manner that is appropriate for social context. जिस तरह से एक नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल समझी जाती है उस तरह से नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को. Impairment of the ability to change communication to match context or the need of the listener, such as speaking differently in the classroom than on playground, talking differently to a child than to an adult, and avoiding use of overly formal language. कौन सी सिचुएशन में किस तरह से बात करनी है, कौन से इंसान के साथ किस तरह से बात करनी है, वो ये चीज़ टैकल नहीं कर पा रहे होते, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, जिन लोगों को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है. Difficulties following rules of conversation and storytelling, such as taking turns in conversation, rephrasing when misunderstood, and knowing how to use verbal and कोई भी चीज़ जहाँ पे आवाज़ का उतार चढ़ाव का इस्तेमाल हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे अल्फाज को बदलना पड़े सिचुएशन के हिसाब से, ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे अल्फाज को समझ के जवाब देना पड़े, वहाँ पे इस तरह के लोग जिनको सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है वो लैक कर रहे होते हैं और पीछे रह रहे होते हैं दूसरे लोगों से. डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, फॉर एग्जांपल मेकिंग इंटरफेरेंसेस और नॉन लिटरल और एम्बिग्यूअस मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इडियम्स, ह्यूमर, मेटाफॉर्स, मल्टीपल मीनिंग्स इन द डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन. सेकेंड क्राइटेरिया अगर हम DSM-5 के मुताबिक अगर हम सेकेंड क्राइटेरिया पे बात करें तो इसमें डिफिसिट रिजल्ट्स इन फंक्शनल लिमिटेशंस, यानी कि जो क्योंकि हाँ वो लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन को अल्टर नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है कि उनकी जो फंक्शनल एबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिट हो जाती हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती. सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल रिलेशनशिप, एकेडमिक अचीवमेंट और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस इंडिविजुअली और इन कंबाइंड. याद रहे कि किसी भी चीज़ को हम डिसऑर्डर तभी कहते हैं जब वो डिसफंक्शन क्रिएट कर रही हो नॉर्मल लाइफ में, जब वो नॉर्मल लाइफ में एक एक्सट्रीम लेवल डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन क्रिएट करे तब हम उसे डिसऑर्डर कहते हैं. अगर वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक फेज आया है तो देन दैट वुड नॉट बी अ डिसऑर्डर. Third criteria is the onset of symptoms is in the early developmental period, but deficit may not become fully manifest until social communication demands exceed limited capacities. मतलब ये है कि स्टार्ट तो ये बचपन में ही होता है डिसऑर्डर, लेकिन क्या होता है कि जब तक ऐसी सिचुएशंस नहीं आती कि जिनमें इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट ना हो, तब तक इसका जो डायग्नोसिस है वो थोड़ा मुश्किल रहता है. द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल, वही DSM-5 के मोस्टली डिसऑर्डर्स का जो लास्ट क्राइटेरिया है वो सेम है कि ये डिसऑर्डर तभी क्लासीफाई होगा जब इसके रहते इससे पहले कोई और डिसऑर्डर ना हो या कोई और प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ना हो और कोई और इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर डिसऑर्डर ना हो. Thank you so much. This was all for communication disorders and today's video. Thank you so much for stopping by. Bye bye.